हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने राज्यसभा तक अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोकसभा के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों के साथ यानी कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। सो फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा में सभी राज्यों से अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। ओके, तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सभी राज्यों से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि हम यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। ओके, तो यदि हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सभी राज्यों से लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। ओके, यानी कि सभी राज्यों से मिलाकर। ओके, यहां पर हम भारत के सभी राज्यों की बात कर रहे हैं, तो भारत के सभी राज्यों से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राज्य का क्या मतलब है, जैसे कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो ये सभी क्या है, ये सभी भारत के राज्य हैं। तो भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत के उन सभी राज्यों से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 530 सदस्य हो सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से मिलाकर लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 530 सदस्य। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जैसे कि दिल्ली, पौंडीचेरी। ओके, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर उन सभी से लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा संविधान में 2 मनोनीत सदस्यों के लिए भी प्रावधान था। मनोनीत सदस्य का मतलब होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके, तो जो ये मनोनीत सदस्य थे, जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, इनका चुनाव नहीं किया जाता था। इन मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। और ये जो मनोनीत सदस्य थे ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हुआ करते थे। परंतु फ्रेंड्स, बाद में क्या हुआ कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा यानी कि संविधान में संशोधन करके क्या हुआ कि इन 2 सदस्यों को हटा दिया गया। ओके, तो यदि हम आज की बात करें, ओके, तो यदि हम आज की बात करें तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सभी राज्यों से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य हो सकते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। और मनोनीत सदस्यों के लिए जो प्रावधान था वो अब समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 550। ओके, तो आपको इन दोनों का सम करना होगा और इन दोनों का आप सम करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 550। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ यानी कि संसद की विधि के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। अब फ्रेंड्स, पार्लियामेंट की जो लॉ है यानी कि संसद की जो विधि है वो डेफिनेटली संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बनाई जाती है। ओके, तो संसद अपनी जो विधि बनाता है, पार्लियामेंट अपनी जो लॉ बनाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बनाता है। ओके, तो संविधान में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में सभी राज्यों से अधिकतम सदस्य कितने रह सकते हैं, 530। ओके, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 20 सदस्य हो सकते हैं। तो संविधान ने कहा कि 530 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं सभी राज्यों से और 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं यूनियन टेरिटरीज से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। और संविधान के इस प्रावधान के अकॉर्डिंग
संविधान के इस प्रावधान के अनुसार ही संसद जो है वो विधि बनाएगा। ओके, तो संसद अपनी जो विधि बनाता है वो किसके अनुसार बनाता है? संविधान के प्रावधानों के अधीन रहकर बनाता है, और उसके बाद संसद जो विधि बनाएगा उसको वास्तव में इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि लागू किया जाएगा। ओके, तो यदि हमें इस बात को देखना है कि वास्तव में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, ओके, यदि हमें इस बात को जानना है कि वास्तव में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि संसद ने विधि बनाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने कितने अधिकतम सदस्यों को फिक्स किया है। तो आइए अब हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, संसद की विधि के अकॉर्डिंग, यानी कि पार्लियामेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग, सभी राज्यों से एक साथ मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य होते थे। ओके, तो संसद की विधि के अनुसार, यानी कि संसद ने विधि बनाकर फिक्स किया कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से एक साथ मिलाकर लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 530। और उसके बाद यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो संसद ने विधि बनाकर फिक्स किया कि सभी यूनियन टेरिटरीज से मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 13 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 13 सदस्य होंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले 2 मनोनीत सदस्यों के लिए भी प्रावधान था, जिसको कि बाद में हटा दिया गया। ओके, तो अब इस मनोनीत सदस्य वाले प्रावधान को हम यहां पे हटा देंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम था ये पहले वाला सिस्टम था। ओके, यानी कि जब जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट नहीं किया गया था, जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं किया गया था और उसको बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए गए थे, ये उसके पहले का सीन है। लेकिन बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर बाइफरकेशन बिल आया। ओके, और क्या किया गया कि तो जो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य से लोकसभा की 6 सीटें थीं। ओके, यानी कि लोकसभा के 6 सदस्यों को जम्मू कश्मीर राज्य से चुना जाता था, या फिर हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें थीं। परंतु बाद में क्या किया गया फ्रेंड्स कि जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दिया गया और उसकी जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। ओके, तो कौन कौन सी हैं वो यूनियन टेरिटरीज? तो पहली यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ओके, और यहां पर मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसके पास 6 लोकसभा की सीटें थी। ओके, अब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब लद्दाख के पास लोकसभा की 1 सीट है। ओके, तो लद्दाख के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लद्दाख के पास लोकसभा की 1 सीट है। तो टोटल जम्मू कश्मीर के पास 6 सीटें थी, तो अब कितनी सीटें बची? 5 सीटें बची। तो जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसके पास लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब फ्रेंड्स, इस सभी राज्यों के पास जो 530 सीटें थी, इसमें डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की सीटें भी शामिल थी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था पहले। ओके, तो जो सदस्य संख्या थी वो इस तरह से थी कि 524 सदस्य, ओके, लोकसभा के 524 सदस्य अन्य सभी राज्यों से प्लस लोकसभा के 6 सदस्य जम्मू कश्मीर राज्य से, तो टोटल कितने हो गए? 530 सदस्य। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चूंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य है ही नहीं, तो ये जो 6 सदस्य हैं अब ये राज्यों की सूची से हट जाएंगे। तो अब राज्यों के पास, सभी राज्यों के पास एक साथ मिलाकर लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या है? 524, 524। अब फ्रेंड्स चूंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जो कि है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं या फिर इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीट है वो भी कहां गिनी जाएगी? यूनियन टेरिटरी में गिनी जाएगी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में गिनी जाएगी। तो 5 सीट कहां से हैं? जम्मू कश्मीर से, और 1 सीट है लद्दाख से, और आप इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 19। तो यदि हम आज की बात करें, यदि हम करंट स्थिति की बात करें, तो लोकसभा में सभी राज्यों से मिलाकर अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 524 सदस्य होते हैं। ओके, लोकसभा में सभी राज्यों से एक साथ मिलाकर लोकसभा में अधिकतम 524 सदस्य होते हैं, और लोकसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज से मिलाकर अधिकतम 19 सदस्य होते हैं। तो यह है आज की स्थिति। फ्रेंड्स, जब मैं आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा
राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो चुनते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यदि हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें, यदि हम लोकसभा के मेंबर्स की बात करें, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में ये सीन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। सो फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शंस का अर्थ होता है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। अब फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष चुनाव या फिर डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको लोग चुनते हैं। ओके, उनको डायरेक्टली पीपल चुनते हैं, डायरेक्टली लोग चुनते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनको एमएलएस या कोई और वोट नहीं देता, बल्कि उनको खुद पीपल यानी कि लोग वोट देते हैं। ओके, तो लोकसभा के सदस्यों को, मेंबर्स ऑफ लोकसभा को कौन चुनता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा को डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोग चुनते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता चुनती है। और इसी कारण से फ्रेंड्स, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, यानी कि जनता का सदन या फिर लोगों का सदन। ओके, तो लोकसभा के चुनाव में क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं, ओके, उनको डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोग चुनते हैं। उनको वोट कौन देता है? उनको लोग वोट देते हैं, और इसी कारण से लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोकसभा की स्पेशल पावर्स यानी कि विशेष शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो लोकसभा की सबसे पहली विशेष शक्ति जो है वो धन विधेयक के संदर्भ में है, यानी कि वो मनी बिल के बारे में है। तो फ्रेंड्स, क्या है वो विशेष शक्ति? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमारा जो पार्लियामेंट है, यानी कि हमारा जो संसद है, उसके 2 सदन होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे संसद के वो 2 सदन? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। ओके, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब फ्रेंड्स, धन विधेयक यानी कि मनी बिल के बारे में, मनी बिल के रिगार्डिंग लोकसभा को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है, और उसके जस्ट विपरीत राज्यसभा को बहुत कम या ना के बराबर शक्ति प्राप्त है धन विधेयक के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि हम बात करें मनी बिल की, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है, यानी कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली शक्ति क्या है? सबसे पहली शक्ति यह है कि धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस यानी कि राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि एक धन विधेयक है, यानी कि एक मनी बिल है, जिसे लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, धन विधेयक को पास करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है? तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% का बहुमत। ओके, अब सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, और इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर भी मैंने लिया था। ओके, तो मान के चलिए कि लोकसभा में एक धन विधेयक को पेश किया गया, और वो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पास हो गया, यानी कि वो धन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। अब एक बार धन विधेयक लोकसभा में पास हो गया, तब इसे डेफिनेटली राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। ओके, तो मान के चलिए कि इस धन विधेयक को भी राज्यसभा के पास भेजा गया। अब फ्रेंड्स, जब ये धन विधेयक राज्यसभा के पास पहुंच जाएगा, तो अब राज्यसभा के पास 2 विकल्प होंगे। तो कौन कौन से होंगे वो 2 विकल्प राज्यसभा के पास? ओके, तो राज्यसभा के पास पहला विकल्प तो ये होगा कि राज्यसभा उस धन विधेयक को पास कर दे, ओके, यानी कि उसको पारित कर दे। और राज्यसभा के पास दूसरा विकल्प होगा कि राज्यसभा इस धन विधेयक को कुछ सुझावों के साथ, कुछ रिकमेंडेशंस के साथ लोकसभा को वापस कर दे। ओके, तो यानी कि यहां पर राज्यसभा के पास 2 विकल्प हैं, या तो राज्यसभा इसे पास कर सकता है, या फिर राज्यसभा
कुछ सुझाव देकर इस विधेयक को लोकसभा के पास वापस भेज सकता है। लेकिन अब आपको यहां पर यह याद रखना है कि राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं होती है कि राज्यसभा स्वयं इस विधेयक में कोई संशोधन कर सके, स्वयं इस विधेयक में कोई अमेंडमेंट कर सके। तो राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी अमेंडमेंट या संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को सुझाव दे सकती है कि आप इस विधेयक में ये संशोधन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, राज्यसभा के पास ये दोनों ही कार्य करने के लिए केवल 14 दिनों का वक्त होता है कि या तो 14 दिन के वक्त में यानी कि 14 दिन के अंदर या तो राज्यसभा इस धन विधेयक को पास कर दे। ओके, और यदि राज्यसभा इस धन विधेयक को पास कर देगा तो क्या होगा कि इस धन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति हस्ताक्षर के बाद क्या होगा कि ये धन विधेयक जो है वो कानून बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि दूसरी कंडीशंस में राज्यसभा कुछ सुझाव देगा और उन सुझावों के साथ इस धन विधेयक को लोकसभा के पास वापस भेज देगा। ओके, अब फ्रेंड्स, यदि 14 दिनों के अंदर राज्यसभा इस धन विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, यानी कि ना ही तो इसे पास करे और ना ही कुछ सुझावों के साथ इसको लोकसभा के पास वापस भेजे, तो ये मान लिया जाएगा कि इस धन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर कोई भी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में बहुत अधिक कमजोर है कि यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस धन विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इस अवस्था में यह अपने आप मान लिया जाता है कि यह धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पास कर दिया गया है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए दूसरी परिस्थिति हुई और दूसरी परिस्थिति में राज्यसभा ने कुछ सुझाव दिए और उन सुझावों के साथ यानी कि उन रिकमेंडेशंस के साथ इस धन विधेयक को लोकसभा के पास वापस भेज दिया। अब यहां पर लोकसभा के पास भी दो विकल्प होंगे, दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि लोकसभा उन सुझावों को अपना ले, उनको एक्सेप्ट कर ले। ओके, और लोकसभा और दूसरा लोकसभा के पास ऑप्शन ये होगा कि लोकसभा उन सुझावों को रिजेक्ट कर दे, यानी कि उन सुझावों को मानने से मना कर दे। ओके, अब फ्रेंड्स, चाहे लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए हुए सुझावों को अपनाए, चाहे उन्हें रिजेक्ट करे, यानी कि चाहे उन्हें अपनाने से मना कर दे, इन दोनों ही अवस्थाओं में लोकसभा इस बात का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। ओके, तो लोकसभा यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि चाहे तो वो राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझावों को अपना ले, एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझावों को रिजेक्ट कर दे, यानी कि उन्हें नकार दे, उन्हें नहीं अपनाए। अब फ्रेंड्स, इन दोनों ही अवस्थाओं में धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है वो पास मान लिया जाएगा। ओके, तो भले ही लोकसभा एक्सेप्ट करे, अपनाए, भले ही लोकसभा उनको रिजेक्ट करे यानी कि उन्हें नकार दे, इन दोनों ही अवस्थाओं में धन विधेयक जो है वो पास हो जाएगा। ओके, और अब इस धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये धन विधेयक जो है, ये मनी बिल जो है वो कानून बन जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में लगभग कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है या फिर ना के बराबर शक्ति प्राप्त है। और लोकसभा को इस बात की भी स्वतंत्रता है कि चाहे तो वो राज्यसभा द्वारा दिए हुए सुझावों को अपनाए, चाहे उन्हें नकार दे, और यदि वो अपनाता है या उन्हें नहीं अपनाता है, इन दोनों ही अवस्थाओं में धन विधेयक पास हो जाएगा। ओके, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त होने के बाद धन विधेयक कानून बन जाएगा। तो यह है लोकसभा की सबसे पहली विशेष शक्ति। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम लोकसभा की अगली विशेष शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब लोकसभा की अगली विशेष शक्ति है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अब फ्रेंड्स, इस बात का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, जो अविश्वास प्रस्ताव है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसे भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यानी कि उसे भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो जो अविश्वास प्रस्ताव है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में पेश किया जा सकता है। उसके अलावा उसे सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव का यह मतलब होता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव यदि अविश्वास प्रस्ताव अब जो अविश्वास प्रस्ताव है यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसको सरकार के खिलाफ लाया जाता है। सरकार यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि इसको मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जाता है। और फ्रेंड्स, यदि अविश्वास प्रस्ताव
ओके, अविश्वास प्रस्ताव जिसे मंत्री परिषद के खिलाफ लाया गया है, जिसे सरकार के खिलाफ लाया गया है, यदि वो लोकसभा में पास हो जाता है, यदि वो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यानी कि मंत्री परिषद को उसके पद से हटा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सरकार गिर गई। ओके, तो यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो क्या होगा कि मंत्री परिषद को हटा दिया जाएगा, सरकार को हटा दिया जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे लोकसभा द्वारा ही पास किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो यह है लोकसभा की दूसरी विशेष शक्ति। उसके बाद फ्रेंड्स, जो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है, यानी कि पहली कैटेगरी का वित्त विधेयक है, उसे भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ओके, तो जो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब फाइनेंस बिल कैटेगरी ए क्या है, तो इस बारे में हम तब चर्चा करेंगे जब मैं आपको सभी बिल के प्रकार यानी कि विधेयकों के प्रकार के बारे में समझाऊंगा। तब तक आप ये समझिए कि जो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो यह है लोकसभा की तीसरी विशेष शक्ति। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि कभी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग होती है, यानी कि जब कभी लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो इस बैठक का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ओके, यानी कि इस बैठक का पीठासीन अधिकारी कौन बनता है, तो इस बैठक का पीठासीन अधिकारी बनता है लोकसभा का स्पीकर। ओके, तो जो लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जो ज्वाइंट सिटिंग है, उसका पीठासीन अधिकारी बनता है, यानी कि उसकी अध्यक्षता करता है। ओके, सो लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका पीठासीन अधिकारी बनता है। अब फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों होती है, ज्वाइंट सिटिंग क्यों होती है एवं ये कब आयोजित करती है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, तो बाद में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि ज्वाइंट सिटिंग क्यों होती है, क्या मतलब होता है ज्वाइंट सिटिंग का। अभी के लिए आप ये समझिए कि संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। ओके, तो जब भी संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसका पीठासीन अधिकारी कौन बनता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो मंत्री परिषद होती है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो जो मंत्री परिषद होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम सरकार भी कहते हैं, तो जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, ओके, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने से क्या मतलब है, तो मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने से मतलब है कि लोकसभा जो है वो मंत्री परिषद को उसके कार्यों के लिए दंडित भी कर सकती है। ओके, लोकसभा जो है वो मंत्री परिषद से उसके कार्यों के लिए जवाब मांगेगी, उससे सवाल पूछेगी और मंत्री परिषद के सदस्यों को लोकसभा को जवाब देना होगा। उसके अलावा यदि लोकसभा को लगता है कि मंत्री परिषद सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो लोकसभा मंत्री परिषद को दंडित भी कर सकती है, यानी कि पनिश भी कर सकती है। और लोकसभा मंत्री परिषद को कैसे दंडित कर सकती है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। तो यदि लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इस अवस्था में मंत्री परिषद को हटा दिया जाता है। ओके, तो यानी कि लोकसभा इतनी अधिक शक्तिशाली है कि लोकसभा मंत्री परिषद को उसके पद से हटा भी सकती है। ओके, तो यह है लोकसभा की अगली स्पेशल पावर, यानी कि विशेष शक्ति। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि यदि देश में कोई राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो यदि देश में राष्ट्रीय आपात चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, तो इस अवस्था में राष्ट्रीय आपात को निरस्त करने का प्रस्ताव जो है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को डिसअप्रूव
नेशनल इमरजेंसी के डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके, सो यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो इस राष्ट्रीय आपात को, इस नेशनल इमरजेंसी के डिसअप्रूवल का, यानी कि इस राष्ट्रीय आपात को निरस्त करने का जो प्रस्ताव है उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है और उसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। ओके, तो ये विशेष शक्ति भी राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, ये विशेष शक्ति भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है। तो ये है लोकसभा की अगली विशेष शक्ति। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें और इस चैनल के बारे में उन सभी लोगों को बताएं जो कि यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।